हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल डाइट का हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। 50 100 क्वेश्चन इसमें केवल है। ठीक, तो 50 क्वेश्चन अभी बचा हुआ, तो 51 से आज हम लोग करेंगे। अब आप जान लिए हमें पढ़ना क्या है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग कर लो। और एक बात कहना है शिवांगी से। शिवांगी जी ने मुझसे कल कहा था कि मैम 2 दिन से शायद वो कह रही है मैं वीडियो नहीं देख मैं तो प्रीमियर में नहीं देख पा रही थी। ठीक है, वो पीडीएफ मांग रही है 9th क्लास का। तो मैं क्लास 9th का पीडीएफ बना करके, जो भी फोटो मेरे पास था, जितना भी था मैंने फोटो रखा हुआ था, ठीक है उसे। लेकिन ये है कि इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पेज आगे पीछे हो गया है। ठीक है, क्योंकि एक जगह फोटो खींच, मैं इस पर्पज से, मैं जैसे आज फोटो खींची, पढ़ा दी, फिर डिलीट कर दिया, फिर आज खींचा, पढ़ा दिया, फिर डिलीट कर दिया। वो तो कहिए जहाँ वीडियो क्रॉप करते हैं उस ऐप में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने खींचा, अपलोड किया, एडिट किया, पढ़ा दिया। ठीक है, तो वैसे बस आप इतना देख लीजिएगा। लेकिन अब से, अब यही आप लोगों का जो डाइट का क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर आज मेरी छुट्टी थी, आज यानी कल। ठीक है, 5 तारीख को मेरी छुट्टी थी। तो मैंने क्लास टेंथ की बुक का मैंने फोटो खींचा है। किसका? अरिहंत का है। ठीक है, पहले दोनों अरिहंत खत्म करा लो, 9th का तो अरिहंत खत्म करा लिया, फिर 10th का अरिहंत खत्म करा लो, फिर दोनों का राजीव लाऊंगी। फिर ठीक है, फिर क्लास 9th का पहले राजीव लाऊंगी, फिर 10th का राजीव लाऊंगी, फिर 11th का, फिर 12th का। इस तरीके से करके मैं 6 बुक का आप लोगों को मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। 9th का इसके पहले डिसेंट का मैंने करा दिया था। ठीक है, तो 9th का तो 2 3 बुक हो चुका है। खैर ठीक है, आप लोग जान लो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। तो मैंने पीडीएफ कहाँ अपलोड कर दिया? टेलीग्राम पे। हो सकता है आपको मिल भी चुका हो, क्योंकि मैं कल ही शाम को अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो वो आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो जाकर के वहां देख सकती हैं। लेकिन पेज आगे पीछे हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अब इसके बाद जब मैं 10th के लिए मैं जब अपलोड वीडियो आप लोग मैं शूट करके दूंगी, तो मैं जितना जैसे जैसे पढ़ाती रहूंगी, ऐसे पीडीएफ मैं तुरंत बना करके तुरंत सेंड करती रहूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक, तो अब आप लोग जान लो, समय का बहुत अभाव है। फटाफट करके ये कोशिश कर लो आप लोग की 40 से 45 मिनट में आपका क्लास शूट हो जाए। क्योंकि आज मैं अगर चाही होती, इतना व्यस्तता था, या आज मैं चाही होती तो आपका क्लास में एब्सेंट कर दी होती। लेकिन मुझे आपका क्लास नहीं एब्सेंट करना, इस समय आप लोग का एग्जाम आ गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का लोक सेवा आयोग से जगह आया है। 28 या 29 सीट है होम साइंस का। जो लोग एलिजिबल हो भर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं कहना है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। 51 का आंसर आप लोग करते हैं। अब बस यही कहना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी से जल्दी खत्म करना है। शाम को जान रहा आपको कितना बज रहा है? 5:50 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वीडियो कितनी देर चलेगी आप समझ सकते हो। चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है? ऑप्शन ए, पैनल चर्चा। ऑप्शन बी, डिस्कशन यानी चर्चा 6:6। ऑप्शन सी, बज सत्र यानी बज सेशन। ऑप्शन डी, डिबेट यानी वाद विवाद। तो क्या आंसर होगा 51 का? 51 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम बी हो जाएगा, डिस्कशन यानी चर्चा। ठीक है, चर्चा 6:6 उसका आंसर कर दे। 52 का, विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, चयन का सिद्धांत। ऑप्शन सी, नियोजन का सिद्धांत। ऑप्शन डी, आलापदेश। इसका क्या आंसर होगा? आप लोग फटाफट आंसर करें, मैं बहुत कम समय दूंगी। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, विस्तार से यहाँ पे दिया, पढ़ लें। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक मानवीय मूल्यों, नैतिक, सृजनात्मक, आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों का विकास करता है। गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित है: व्यक्तिगत सिद्धांत, चयन सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, जरा जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कर दें। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कर्सर से उद्भूत है, जिसका अर्थ है। ऑप्शन ए, टू रन यानी दौड़ना। ऑप्शन बी, टू लर्न यानी सीखना। ऑप्शन सी, टू रीड एंड राइट यानी पढ़ना और लिखना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? कभी कभी ऐसा होता है ना, आज मैं सोची थी कि छुट्टी है, मतलब कल के लिए 5 तारीख को कि छुट्टी रहेगा, उस दिन मैं बहुत वीडियो शूट करके रख लूंगी। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि मतलब इतना व्यस्तता हो गया कि मैं कुछ नहीं कर पाई। आप लोगों का जो कंटिन्यू क्लास चलता है मैं वो भी नहीं कर पाई। चलो देखो कब तक समस्या खत्म होती है, कब तक ये बीजीपन हमारा खत्म होगा। तो आंसर आप कर रहे हो कि मैम इसका आंसर हो जाएगा दौड़ना। क्या हो जाएगा? दौड़ना। ठीक है, कर्सर का मतलब होगा दौड़ना। ठीक, यहाँ पे आप लोग विस्तार विस्तार से देख लो, इसमें कोई विशेष नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जहां विशेष देगा वहां पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करें। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। ऑप्शन ए, शिक्षा सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी, शिक्षा उद्देश्यों पर। ऑप्शन सी, बोथ। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर कर दे।
कभी कभी जानते हो ना आप लोग, मेरा मन भी करता है कि चलो मैं लिख दूं, अरे क्या ही जाएगा एक दिन क्लास में, लेकिन इतना मुझे वो लगता है कि आप लोग का पढ़ाई नुकसान, क्योंकि जो बच्चे हैं ना एकदम रेगुलर 10-40 पे एकदम बिल्कुल आ ही जाते हैं, तो ये लगता है ना कि अरे नहीं चलो 20 मिनट का ही डाल दो, 40 मिनट कम से कम कुछ तो मिल जाए। कभी कभी मन करता है कि पुराना क्लास लगा दे, लेकिन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ना क्लास करो ठीक है लेकिन पुराना नहीं, ठीक। तो आप लोगों के बारे में बहुत सोचती हूँ, ठीक है, आप लोग को लगता होगा कि ऐसे इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? रुधिर कणिका के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? रुधिर कणिका यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण में, ठीक है। ऑप्शन ए आयरन एंड जिंक, ऑप्शन बी फोलिक एसिड एंड आयरन, ऑप्शन सी आयरन एंड पोटेशियम, ऑप्शन डी आयरन एंड मैग्नीशियम। क्या होगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फोलिक एसिड और आयरन दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। फोलिक एसिड क्या है? विटामिन B9 है, ठीक है। यहाँ पे विस्तार से देखिए मैं पढ़ाऊंगी। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन को ग्लोबिन कहते हैं, जो हिम नामक रंगा पदार्थ से जुड़ी हुई है। ये हिम नामक जो पदार्थ है, इसी से तो ब्लड का कलर रेड दिखता है, ठीक। हिम में लोहा या आयरन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त फोलिक एसिड भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन यानी O2 का संवहन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है या शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? ऑप्शन ए नास यानी पेनक्रियाज, ऑप्शन बी थायराइड यानी थायराइड ग्रंथ, ऑप्शन सी लीवर यानी यकृत, ऑप्शन डी लार ग्रंथ, ये लार होगा यानी सलाइवरी ग्लैंड। आप आंसर कर दें। आप चाहे तो यकृत के बारे में कुछ बता भी सकते हैं, कितने केजी का है, क्या निर्माण करता है, ठीक है। यकृत का कार्य क्या है, आप चाहे तो ये भी कुछ बता सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर कर दो, डिस्क्राइब में तो सब दिख जाएगा। यकृत हमारे शरीर की, एक सेकंड, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि भी है। यकृत उदर गुहा के दाहिने ऊपर भाग में डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है। यकृत कोशिकाएं पित्त रस को स्रावित करती हैं, यानी बाइल जूस का निर्माण करती है। बाइल जूस का स्टोर कहाँ होता है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक दिन में कितना बाइल जूस का निर्माण होता है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। ऑन्स में आपको मैं बता रही हूँ 40 ऑन्स निर्माण होता है। आप लोग बाकी ML में बता दीजिएगा। 57 का आंसर करते हैं। शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। ऑप्शन इस सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो हम आप लोगों से हमेशा ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके हाथ में बेलन हो, हम महिलाओं का बेलन एक अस्त्र होता है, ठीक है। तो अगर हमारे हाथ में बेलन है तो किसी की मचाल है कि इधर उधर हिले, एकदम संतुलन बना के खड़े रहेंगे, एक पैर पे खड़े रहेंगे लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेरिबेलम, ठीक है। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक, ठीक है। 57 और 58 जरा जाओ आप लोग। अब इसका डिस्क्राइब पढ़ लें। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम ये प्रमस्तिष्क की पक्ष भाग से सटा रहता है और तितली की आकृति का बना होता है। ये दाएं तथा बाएं दो दो अनुमस्तिष्क गोलार्धों में बटा रहता है। अनुमस्तिष्क शरीर द्वारा शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है और यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करता है। 58 का आंसर करते हैं। 58 का क्या आंसर होगा? छुप जाएगा क्या? चलो आंसर इंग्लिश वालों में दिखे, कोई बात नहीं। फल और सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं किसके? ऑप्शन ए खनिज लवण प्रोटीन एंड फैट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी मिनरल्स विटामिन एंड फाइबर, ऑप्शन सी प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फल और सब्जी किसके किसके अच्छे स्रोत हैं? तो आप कहोगे विटामिन और खनिज लवण तो पहले नंबर पे रहेगा। क्या रहेगा? विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। तो रेशा से कोई दुश्मनी है क्या? फाइबर विटामिन और मिनरल से क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बोज नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, फैट नहीं होगा, ठीक है। इसका विस्तार से आप लोग पढ़ लो। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए फल एवं सब्जियां अत्यंत जरूरी होती हैं। ये हमें स्वस्थ निरोग फुर्तीला एवं चुस्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें विटामिन एवं खनिज और भरपूर मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जो हमें विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। उसका आंसर करते 59 का। शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पार्चुनेट, ऑप्शन बी नव शिशु यानी नियोनेट, ऑप्शन सी न्यू बोर्न नियोनेट, ठीक। ऑप्शन डी प्रसव यानी डिलीवरी। आंसर करती क्या होगा 59 का?
तो 59 का आंसर आपका कब आया था? 2021 टीजीटी में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या, हर एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं। मैं आप लोग को जितना भी अब तक एग्जाम हो मैं सब करा दूंगी, आप लोग चिंता मत करो, ऐसे मैं 2-2 दिन में खत्म कराती चलूंगी। ठीक है, इसके बाद हो सकता है 10th ना करा करके मैं 2016 का, 2009 का या 6 का ऐसे ही कुछ रखे हैं पीजीटी का, वो करा दूंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता दें कि पार्ट यूनिट होगा। ठीक है, आज जन्म से 1 महीने के समय को क्या कहते हैं? तो उसे नियोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्राइब पढ़ लें आप लोग। 15 जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय पार्चोनेट कहलाता है। इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है। जब तक बच्चा अपने माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, यानी अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा होता है, तब तक बच्चा स्वतंत्र जीव नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसकी नाल कट कर दी जाती है, ऐसे ही बच्चा स्वतंत्र जीव बन जाता है और वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करें। बीज से कोई अलग करने की क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द फाइबर पोर्ट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बेल कहलाएगी, ऑप्शन बी कार्डिंग, ऑप्शन सी मैपिंग, ऑप्शन डी गीनिंग। क्या कहलाएगी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम गीनिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गीनिंग कहा जाएगा। आप यहाँ पे आंसर दे दो। सीड फाइबर कौन कौन से होते हैं उनका नाम बता दो। ठीक है, कुएं से बीज अलग करने की प्रक्रिया को हम गेनिंग कहते हैं। कपास के कुएं में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने के कार्य हाथ अथवा गेनिंग मशीन दोनों से होती है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब तो मैं सोच रखी हूँ कभी भी कोई भी आपको पढ़ाऊंगी फोटो एडिट कर लूंगी, तो मैं डिलीट नहीं करूंगी, पीडीएफ बना के रख दूंगी। हो सकता है कभी आप लोग मांग लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करते हैं। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए अवशोषक विधि से, ऑप्शन बी सॉल्वेंट मेथड घोलक विधि से, ऑप्शन सी केमिकल यानी रासायनिक विधि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? 61 का आंसर आप कर रहे हैं मैम, 61 का आंसर क्या हो जाएगा? अवशोषक विधि से, एब्जॉर्प्शन विधि से। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लो आपके कपड़े पे तेल गिर गया हो, कहीं घी गिर गया हो, ग्रीस गिर गया हो, तो उसके दाग छुड़ाए जाते हैं बेसन से, चोकर से, आटा से, फ्रेंच चॉक से, मुल्तानी मिट्टी से, नमक से, ब्रेड के चूरा से, टेल्कम पाउडर से आदि को रगड़ करके उस पर सुखा लिया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद क्या होता है, यानी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद से आपको सर्फ साबुन डाल करके धोना है। ठीक है, ये कौन से दाग हो गए? चिकनाई युक्त दाग हो गया। ठीक है, इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप लोग कर दें, क्या होगा? कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं मर्सराइजेशन, सीजिंग, विटलिंग, सल्फोराइजिंग। क्या कहेंगे? आप आंसर दे दे, क्या कहेंगे 62 का? तो आप बता रहे हैं मैम कि 62 का आंसर करेंगे मर्सराइजेशन। क्या करेंगे? मर्सराइजेशन। 63 का आंसर करते, इसका एक्सप्लेन पढ़ लें, आंसर हो जाएगा मर्सराइजेशन। एक्सप्लेन क्या है इसका? मर्सराइजेशन प्रक्रिया में वस्त्रों को कास्टिंग सोडा के साथ उच्चारित किया जाता है। इस प्रक्रिया से रेशे फूल जाते हैं, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाते हैं, फलतः वस्त्र की मजबूती 20% बढ़ जाती है। अगर कोई पूछते वस्त्र पे मर्सराइजेशन करने से क्या होता है, वस्त्र कमजोर होता है कि स्ट्रांग होता है, तो आप कहोगे मजबूत होता है। कितने परसेंट? तो 20%। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। जिससे वस्त्र सघन, चिकना, सघन मतलब थोड़ा सा घना घना हो जाएगा। ठीक है, चिकना एवं चमकदार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? बाह जो कि कंधे व पोशाक के, अभी मैं बीच में चली गई थी। ठीक है, हो सकता है आपको वही क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूं, खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई काम था, 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक करके चली गई थी। बाह जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का हिस्सा है। ऑप्शन ए काउल स्लीव, ऑप्शन बी डोलमन स्लीव, ऑप्शन सी कैप स्लीव, ऑप्शन डी रैगलन स्लीव। आज ही मैंने, आज मतलब कल, एक दिन जो बीता हुआ कल था 5 को, मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है किस पे? स्लिप्स पे। ठीक है, और आप लोग एक वो देखे हो पेज, ऐसे तो मैंने न जाने कितने स्लिप्स करा दिए हैं। कहाँ? टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया नाम के साथ विद फोटो। आप लोग जाकर के देख सकते हो कौन सा डोलमन स्लिप है, कौन सा काउल है, कौन सा क्या है। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहो। मैंने कॉलर करा दिया, टाइप ऑफ कॉलर, टाइप ऑफ पॉकेट, टाइप ऑफ ये स्लिप्स, ये सब मैंने करा दिया है। ठीक है, तो जो ना देखे हो जाकर के टेलीग्राम से जुड़ करके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हैं, 18-19 बच्चे होंगे। ठीक है, तो आप भी जाकर के जुड़ ले, कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रैगलन स्लीव। क्या होगा? रैगलन स्लीव। ठीक, घेरा और चौड़ाई में वृद्धि के लिए आम बाहों की जगह रैगलन बाहें या
किमोनो बाहे, किमोनो क्या है? जापानी वस्त्र है ना। किमोनो क्या होता है? इस तरीके का, जो ऐसे पूरा एकदम ऐसे आस्तीन होता है, इस तरीके से, ऐसे मान लो यहाँ गला हो गया, ये क्या है? ये किमोनो है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे जो जो आस्तीन होता है, जो एकदम सेम ऐसे लगे होता है, बहुत मोटा मोटा आस्तीन, एकदम भूत जैसे, वही क्या है? किमोनो है, ठीक है। आजकल नाइटी वगैरह आप लोग देखते होगे इस तरीके से, ठीक है, बनानी चाहिए। तथा कंधे पर लटक्ष प्लेट या चुन्नटे डालने चाहिए। रेगलन स्लीव किसी वस्त्र के बाह, कंधे तथा गले तीनों का हिस्सा होती है। 64 का आंसर करते क्या होगा? कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए एसीटेट रेशे पे, ऑप्शन बी एस्बेस्टस रेशे पे, ऑप्शन सी ग्लास रेशे पे, ऑप्शन डी रेयान रेशे यानी रेयान फाइबर पे। कोरोनाइजिंग परिसज्जा हम कहाँ करते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोरोनाइजिंग प्रोसेस जो होता है ग्लास फाइबर पे होता है। कहाँ होता है? ग्लास फाइबर पे, ठीक। और ग्लास फाइबर से क्या बनता है? कर्टन वगैरह, पर्दा वगैरह बनते हैं, ठीक है। कोरोनाइजिंग परिसज्जा ग्लास रेशे पर उपयोग में लाई जाती है। ग्लास रेशा शीशे से बनने वाला एक ऐसा अद्भुत एवं आश्चर्यजनक रेशा है। भाई आश्चर्यजनक तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि कोई शीशे का भी कपड़ा बनता है, तो जी हाँ बनता है। यूनिसेफ इज नोन एज, यानी यूनिसेफ है क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लें। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्या आंसर होगा? 65 का आंसर कर दे। तो 65 का आंसर आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 65 का आंसर आप कर दें। 65 का आंसर आप कर रहे हो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। अब इसका विस्तार से दिया होगा, हम लोग पढ़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह संगठन बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं भलाई के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो WHO हो गया, यूएनओ हो गया, नेन हो गया, ICMR हो गया, इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आप लोग अभी देखे पीजीटी का पेपर, उसमें भी था, एलटी का पेपर उसमें भी था, ये डाइट का पेपर है इसमें भी है। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होने ही होने हैं। तो इनको आप लोग पूरा घोल करके पी जाओ। कब स्थापना हुआ, किसके लिए कार्य करते हैं, कब आया, डेट क्या है, क्या उद्देश्य है, सारी चीजें, इनका हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करते हैं। सुधार घर में बाल अपराधी बालकों को अधिक से अधिक कितने वर्षों तक रखा जा सकता है? यानी जो बालक होते हैं, जो वो अपराध करते हैं, तो उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें उन्हें जेल में नहीं डाला जाता है, उन्हें सुधार घर में रखा जाता है। उनके बिहेवियर को सुधारा जाता है, उनके आचरण को देखा जाता है। तो क्या है, वहां पे उन्हें सुधारा जाता है, ना कि सजा दी जाती है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर आपको मालूम होगा कि 7 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 7 वर्ष होता है, ठीक है। जब न्यायालय में बाल अपराधी को दोषी माना जाता है, तब उन्हें दंड ना देकर के सुधार गृहों में भेजा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक का सुधार करना है। इसमें बालकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उसके चरित्र का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें 7 वर्षों तक बाल सुधार में रखा जाता है। कितने? 7 वर्षों तक, ठीक है। उनके आचरण सुधारे जाते हैं, ना कि उन्हें सजा दी जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है? यहाँ पे आप आंसर करिएगा। किसने समय को मानवीय माना है, किसने अमानवीय माना है, दोनों का आंसर आप टाइप करिए। प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए इनकम, एनर्जी एंड टाइम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी, टाइम एंड इनकम, ऑप्शन सी टाइम मनी एंड इंटरेस्ट एंड स्किल, ऑप्शन डी टाइम मनी एंड एबिलिटीज। क्या होगा आंसर 67 का? तो 67 का आप आंसर कर रहे हो मैम, हो जाएगा ए। क्या होगा? ए आय, शक्ति एवं समय। समय को मानवी किसने माना? तो आप कहोगे मानवी तो ग्रासम क्रैंटल ने माना, और अमानवी निखिल एवं डार्सी ने माना, ठीक है। आप लोगों ने भी आंसर कर दिया, गुड। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हो। मोनी हो गई, विभा हो गई, और शिवांगी जी हो गई। ये लोग जो भी प्रश्न पूछो इर्द गिर्द का आंसर देती, इन लोग की तैयारी A1 है, ठीक है। भगवान चाहेंगे तो आप लोग इन 3-4 परीक्षा में जो भी फॉर्म भरे हो, एक सीट आप लोगों की निश्चित है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जिस जी जान से पढ़ाई कर रहे हो, उस समय मैं लाइव तो नहीं पढ़ाती कि आप लोग आंसर करते हो तो मैं आप लोग को शाबाशी दूं, आप लोग को मैं मोटिवेट करूं कि ठीक आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन यहाँ मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप वाकई बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। शिवांगी, विभा, मोनी,
आप लोग सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तैयारी आप लोग की 1 नंबर की है, ठीक है। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहे, एक प्रश्न पूछा जाए उसके इर्द गिर्द की चीजें ना पूछा जाए तो भी आपको दिखे तो फटाफट टाइप कर दो। जितने हमारी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती हैं उतनी चीजें हमें लर्न होती हैं, ठीक है। इस पे कभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल समय का अभाव है। प्रश्न आप लोग पढ़ लो, मैं आगे निकल चलती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कर दो। बस मेरा पर्पज यही, मरपज कह रहे हैं, बस मेरा यही पर्पज है कि आपका क्लास ना मिस होने पाए, ठीक है। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि आपका 10:40 का क्लास ना बंद हो, ठीक। कभी कभी मैं 6 PM वाला क्लास तो बंद कर देती हूँ, लेकिन 10:40 वाला क्लास मैं कभी नहीं बंद करती हूँ। कौन से समूह में सभी कला के तत्व है? कला के तत्व कितने हैं, सिद्धांत कितने, आप नाम बता दो और उनकी संख्या भी बता दो, ठीक। फिलहाल इसमें पढ़ लो। ऑप्शन ए लाइन टेक्सचर प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी लाइन फॉर्म कलर, ऑप्शन डी पैटर्न लाइट रिदम, ऑप्शन सी कलर टेक्सचर एंड बैलेंस। क्या होगा? रेखा पोत अनुपात, रेखा आकार रंग, नमूना प्रकाश लय, रंग पोत संतुलन। 68 का आंसर कर दी, क्या होगा? आप लोग इतना तेज में पढ़ा दूं ना कि आपको मैं आधा घंटा में 125 क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, 25-25 मिनट में। लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा सा जब जल्दी होती तब ऐसा करती हूँ, आप जानते हो मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाती हूँ। तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, रेखा आकार रंग पोत नमूना। ऐसा क्या है? ये सब कला के तत्व हैं। कला को भली भांति समझने के लिए एवं कलात्मक सृजन के लिए हमें कला के तत्वों को समझना आवश्यक है। कला के तत्व रेखा आकार नमूना पोत रंग प्रकाश स्थान आदि हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करते। पूरक रंग वे होते हैं जो रंग चक्र में, पूरक कलर को आप इंग्लिश में जरूर देख लेना क्या होंगे। जब भी मैं कहती हूँ इस तरीके का पूरक हो गया, आप लोग शब्दों को इंग्लिश वाला देख लिया करो, क्योंकि इंग्लिश वाले शब्द थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो क्या होंगे? ऑप्शन ए, एक दूसरे के बगल में पाए जाएंगे, इस तरीके का अगर कलर व्हील बना दे तो ऐसे ऐसे होंगे, ये पूरक होंगे। और क्या कह रहा है? तिकोने विन्यास पे पाए जाएंगे, तिकोना यानी एक इस तरीके का जो ट्रायंगल बनाएंगे वहां पाया जाएगा कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। एकांतर स्थानों पे पाए जाएंगे, यानी एक के अंतर पे इस तरीके का हम चार्ट बना दे तो एक यहाँ होगा, इसको छोड़ करके फिर एक यहाँ होगा। एकांतर मतलब एक के अंतर दे करके, ठीक है। डी डी क्या है? एक दूसरे के विपरीत होंगे, या तो एक यहाँ होगा एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका आंसर दे दो आप कि पूरक रंग क्या होते हैं। तो आप कह रहे हो मैम पूरक रंग वो होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं? पूरक कलर होते हैं, ठीक है। तो चक्र पर यानी कलर व्हील पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनमें से एक रंग गर्म होता है तो एक रंग ठंडा होता है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। जैसे लाल के सामने हरा होगा, बैंगनी के सामने पीला होगा। अब ये भी देखो एक ट्रिक मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी अपोजिट वही होगा, जो एक वार्म होगा एक एंड कूल होगा, ठीक है। कभी भी आप रेड और येलो को नहीं अपोजिट कर दोगे, ठीक है, ग्रीन और पर्पल को नहीं कर दोगे। ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दे। 30 क्वेश्चन और आपके बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग फटाफट अपने समय पे कर लेंगे, कोई बात नहीं है, 23 मिनट हो भी चुका है। मूल्य बढ़ते हैं, वैल्यू ग्रो आउट ऑफ। ऑप्शन ए मानव रुचि इच्छा तथा अनुभव पे, ऑप्शन बी व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया, ऑप्शन सी मानवीय विकल्प तथा समस्या का हल ढूंढने में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम 70 का आंसर हो जाएगा क्या? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मानव रुचि इच्छा तथा अनुभव से क्या होते हैं? मूल्य बढ़ते हैं, ठीक है। इसका डिस्क्राइब मैं पढ़ूंगी। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख उत्प्रेरक है। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और ना ही जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करते। निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? ऑप्शन ए फॉर्म पब्लिकेशन, ऑप्शन बी प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, ऑप्शन डी कैंपेनियन यानी अभियान। क्या हो जाएगा? 71 का आंसर कर दे। तो 71 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, ठीक है। प्रदर्शनी भी एक प्रसार विधि है। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों व साधनों का चित्र, पोस्टर्स, सूचनाओं, प्रतिरूपों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है ताकि लोगों में स्वयं देखकर उनकी प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। यानी क्या होता है, कहते हैं ना कि बच्चों को, 2 बच्चे खाना हो खा रहे हो वहां खिलाओ ताकि वो एक दूसरे का देख कर खाएंगे, ठीक है। पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी आजकल क्या है, लाइब्रेरी कितनी ट्रेंड में आई है ना।
क्यों? क्योंकि वहां सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे को देख करके वो भी मोटिवेट होकर के पढ़ रहा है, भैया तुम क्या पढ़ रहे हो, दीदी तुम क्या पढ़, ऐसे क्या है, इससे एक दूसरे को देख करके बच्चे क्या हो रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, 72 का आंसर कर दो। देखो फिर संस्थाएं आ गई। मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को संस्थाएं एकदम घोल करके पी जानी है। ठीक है, 72 का आंसर कर। सरकार खोजे कहाँ गई संस्था, पता चले तो मेरे बच्चे पी गए। ठीक प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन डी यूनिसेफ। प्राकृतिक आपदा दे रहा है, जहां प्राकृतिक आपदा पूछे वहां तुरंत आप रेड क्रॉस सोसाइटी पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? रेड क्रॉस सोसाइटी पे। ठीक है, रेड मतलब क्या हो गया? खतरा। क्या हो गया? खतरा। अब आप इससे भी देख करके लगा सकते हो, और आपदा मतलब खतरा। इसको तुरंत कोरिलेट करिएगा, तुरंत आंसर निकल लीजिएगा टुक करके। ठीक है, इसका विस्तार वाला पढ़ लो। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन आदि के द्वारा जो पीड़ित होते हैं उन्हें आवश्यक औषधियां, आवास, खाद्य सामग्री, जलापूर्ति, उपकरण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करते। निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन क्या है? ऑप्शन ए चाकपट, ऑप्शन बी सिनेमा यानी मोशन पिक्चर। क्या कह रहा है? गैर प्रक्षेपित, गैर मतलब जिसमें से लाइट ना निकल रहा हो, तो क्या हो गया? यही सीधे चाकपट हो गया ना, चाकपट में से कोई लाइट नहीं निकलेगी। ठीक, आगे का आंसर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। हाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर इसका ये सही भी है। हम आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि जब कहे गैर प्रक्षेपित या प्रक्षेपित, तो जहां गैर लग जाए, गैर प्रक्षेपित मतलब जो चीजें हम आपको दिखाएंगे उसमें से लाइट ना निकले। आप प्रक्षेपित मतलब जो दिखाएंगे जिसमें से आपको लाइट निकले। ठीक है, हम मोबाइल चला रहे, क्या है? ये प्रक्षेपित है। हम लैपटॉप चला रहे हो, ये प्रक्षेपित है। फिल्म देख रहा हूँ, स्लाइड देख रहे हो, फिल्म स्ट्रिप चलचित्र यानी मूक पिक्चर हो, वो भी क्या है? वो भी प्रक्षेपित है। लेकिन जैसे किताब हम पढ़ रहे हो, प्रक्षेपित है, उसमें स्लाइड नहीं, जब आप लाइट जलाओगे तो दिखेगा। मॉडल हो गया, चाकपट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, आरेख हो गया, पोस्टर हो गया, सब क्या है? गैर प्रक्षेपित है। ठीक है, तो ये आपको समझ करके रखना है। मैं केवल इतना ही कहती हूँ, बस इतना जान लो, गैर मतलब जो लाइट ना फेंके, और प्रक्षेपित मतलब जो लाइट फेंके, बस उतने में आपका आंसर सही हो जाएगा। बस इतना ही आपको पकड़ करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर कर दो। आजकल आज के जमाने में ना आप स्मार्ट तरीके से नहीं सोचोगे ना, और नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं रहोगे, यहीं घिसा पीटा पढ़ोगे तो यहीं रह जाओगे। जितना होता है, क्या एक आईएएस का अगर कोई भी आईएएस क्वालिफाई किया हो, उससे पूछ लो तो क्या दुनिया के सारे प्रश्न ही बता देगा? ऐसा होगा कि जो आप जान रहे हो वो ना जान रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परीक्षा नहीं पास कर लिया, पास कर लिया, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आपको भी स्मार्ट बन के सोचना, स्मार्ट बन के कार्य करना, तब कुछ होगा। ठीक है, इसका आंसर करो। संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? ये तो आंसर सबको रटा होगा। ऑप्शन है 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र, 6 क्षेत्र और 7 क्षेत्र। कितने क्षेत्र होंगे? तो आप कह रहे हो मैम 5 क्षेत्र होते हैं। वो कौन कौन से 5 क्षेत्र? आप लोग नाम फटाफट बताते चलो। चलो यहाँ पे दिया ही है, क्या है? गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्य 5 विषय या शाखाएं हैं। खाद्य और पोषक, फूड एंड न्यूट्रिशन, संसाधन प्रबंधन और डिजाइन अनुप्रयोग, मानव विकास और बाल्यावस्था अध्ययन, वस्त्र और परिधान विज्ञान यानी टेक्सटाइल, विकास संचार एवं विस्तार यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। ये क्या है? ये 5 ब्रांच है। 5 ब्रांच तो सबको रटा होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कर दें। निषेचन की क्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? पढ़ लेना इन। ठीक है, ऑप्शन ए यूटेरस यानी गर्भाशय में, ऑप्शन बी स्टमक यानी आमाशय में, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी वेजाइना यानी योनि में। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका भी आंसर आप दे दोगे। आप लोग हिंदी वाला मत देखना, इंग्लिश वाला फैलोपियन ट्यूब देखोगे तुरंत आंसर करके निकल लेना। ठीक है, बाइलिंगुअल हर एग्जाम में होता है। ऐसे क्वेश्चन हो गए, मैं कई क्वेश्चन बताती हूँ, आपको इंग्लिश वाले शब्द ही देखकर करने होते, नहीं तो ऐसे आप आता हुआ भी क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा कांड कर चुकी हूँ, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ आप सतर्क रहो। ठीक है, मैं भी ऐसा कई क्वेश्चन, जैसे अम्बिलिकल कार्ड हो गया और वो नाभि रज्जु, इन सारे क्वेश्चन को मैं भी हमेशा गलत करती रही, हमेशा गलत करती, जब भी टेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो आप लोग वहां संभल करके आंसर किया करें, कोई ना कोई एक ट्रिक जरूर रख ले कि ये होगा तो ये होगा, ऐसे आप इंग्लिश वाला सब देख करके आंसर करें। ठीक, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी तथा फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, अर्थात शुक्राणु कोशिका फैलोपियन ट्यूब में एक अंडाणु कोशिका से निषेचित होती है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। इसका आंसर बता दो 76 का।
कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन सी बी पोलियो, ऑप्शन सी कॉलरा यानी हैजा, ऑप्शन डी टिटनेस। कौन सा टीका है जो शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाते हैं? तो ये आप जानते हो, ये प्रश्न बनता है प्रथम माह, 24 घंटे, एक दिन, जन्म के तुरंत बाद, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ और सिर्फ BCG ही जाएगा। ये प्रश्न आप लोग देखे हो ना, कई जगह क्या होता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाने वाला इंजेक्शन तो BCG, एक दिन के अंदर BCG, एक महीने के अंदर BCG, ठीक है क्या? BCG। और क्या होता है, पहला प्रथम शिशु को लगाने वाला टीका BCG, शब्द अलग आंसर वही, ठीक है? तो ये आपको शब्दों को पकड़ करके रखना। अब BCG का फुल फॉर्म बता दो, कॉलरा के बैक्टीरिया का नाम बता दो, टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम बता दो, पोलियो तो ओरल वैक्सीन है। ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले, बिना मेरे पूछे भी बता सकते हो। तो वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह BCG का ही होता है। यह जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। यह टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगवाया जाता है। BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन है। कहीं कहीं बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन देता है, कहीं कहीं कैलमेटी देता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कर दे, क्या होगा? नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अनौपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन ए समस्यात्मक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक सार और विश्व की ओर उन्मुख है, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल एंड लर्निंग ओरिएंटेड है, लोचमय और सीखने वाले के अनुसार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 77 का क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा सी, लोचमय और सीखने वाले के अनुसार होता है, ठीक है? इसका आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर करते क्या होगा? एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। ऑप्शन ए एक्सटेंशन प्रोग्राम यानी प्रसार योजना, ऑप्शन बी प्रोग्राम एक्सटेंशन एजुकेशन ही है, नहीं XU मैं नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है? कार्यक्रम विस्तार, ऑप्शन सी एक्सटेंशन प्रोसेस यानी प्रसार प्रक्रिया, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। बहुत शब्द ऐसे हैं जो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं पढ़ लूंगी लेकिन पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का। आप सब लोग अपने हो, ठीक, इसमें कोई दिखावा नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ 78 का डी यानी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं पाऊंगी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है? मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। इतना एक्स हो गया, इतना सन हो गया और ये CU हो गया, तो जोड़ करके मैं लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है? इसका आंसर कर दो। मैं इंग्लिश को तोड़ करके पढ़ती हूँ, ठीक। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सार्थक बातों जैसे भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया को संप्रेषण कहते हैं, ठीक। 79 का आंसर करते हैं। 79 क्या है? किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? डॉबी बीप्स, जैकार्ड बीप्स, बास्केट बीप्स एंड ट्विल बीप्स। आंसर कर दे, क्या होगा? डॉबी बुनाई, जैकार्ड बुनाई, बास्केट बुनाई एंड ट्विल बुनाई। किस प्रकार की बुनाई है? जो ज्यामिति बनेगा, ज्यामिति में जानते हो कहीं भी आपको गोल नहीं दिखेगा, हमेशा इस तरीके का कहीं ना कहीं आपको कोण दिखेगा, ठीक है? आप इसमें भी ऐसे इस तरीके से करके ऐसे कोण बन जाएगा, ठीक है? ये क्या होता है? सब कोण बनेगा इस तरीके से, ऐसे बनेगा। ये होता है ज्यामिति। ज्यामिति में क्या बनता है? घर की डिजाइन जो होती है, नक्शा होता है भवन का, वो ज्यामिति ही होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79 का ए यानी डॉबी बुनाई। डॉबी बुनाई को क्या कहते हैं? चिड़िया की आंख के समान वाली बुनाई। अच्छा, यहाँ तो दिया भी है, इसे चिड़िया की आंख वाली बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई में डॉबी उपकरण लगाकर ही डिजाइन बनाई जाती है। करघी में लकड़ी की बनी पतली पट्टियों की श्रृंखला होती है। ये पट्टियां डिजाइन की सूचक होती हैं। 80 का आंसर कर दे। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कृषि विकास अधिकारी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का? तो 80 का सी हो जाएगा कलेक्टर। क्या होगा? कलेक्टर, ठीक है। जिला कलेक्टर जिला परिषद का प्रधान होता है। कलेक्टर यानी वही IAS, ठीक है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी जिला संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूल नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिला दंडाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। 81 का आंसर कर दें।
साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी ब्राइन, ऑप्शन सी सक्रिय पदार्थ, ऑप्शन डी रेजिन। क्या होगा 81 का आंसर आप करते हैं? 81 का आंसर होगा रेजिन। रेजिन के कारण क्या होते हैं? कपड़े पीले पड़ने लगते हैं। साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका कारण रेजिन है। वसी अम्लों के लवण को साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कैसे बनता है? वसी अम्लों के लवण से ही साबुन सरफ बनते हैं, ठीक है। साबुन के निर्माण में मुख्यतः वसा एवं क्षार भाग लेते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त फ्रेंच चॉक, स्टार्च, सोडियम सिलिकेट, नमक, रेजिन आदि का भी उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ साबुन की मात्रा को बढ़ाने, ठोस करने तथा भराव करने के काम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप करते हैं। जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय, एक सेकंड, अम्लीय व अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तो उस रेशे को क्या कहेंगे? अति विशेष यानी नोवेलिटी, ऑप्शन बी हाइड्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी उभयधर्मी, ऑप्शन डी सहबहुलक यानी पॉलिमराइजेशन। इसको एम्फोटेरिक बोलेंगे उभयधर्मी को। 82 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? 82 का 82 का आंसर आप कर दें, क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम उभयधर्मी होगा। जहां दोनों आ गए वहां उभयधर्मी। ये किसी पे आप लोगों को उभय हस्त नहीं, कुछ मैं बता नहीं पा रहे, पता नहीं क्या था ऐसे। पता नहीं कौन जो सब्यसाची जो दोनों हाथ से कार्य करते हैं, हिंदी वाला, हाँ सब्यसाची होता है। खैर ठीक, कोई बात नहीं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ा को सीधा करके सुखाती, उसे क्या कहा जाता है? इस तरीके से क्या लगता है, शादी विवाह में आप लोग अभी जाओगे तो आप कहोगे मैम टेंट लगता है, ठीक। क्या होगा? टेंटरिंग होगा इसका आंसर, तो आप जानते हो। इसका एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। टेंटरिंग प्रक्रिया द्वारा वस्त्र को सभी स्थान से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। बुनाई प्रक्रिया पूरा होते वस्त्र कई जगहों से टेढ़े मेढ़े और समान आकृति के हो जाते हैं, उनका आकार अस्थिर रहता है। इसलिए इन्हें उन्हें सुधारने के लिए दोनों तरफ के किनारों को सीधा करके वस्त्र के आकार को स्थिर किया जाता है। किससे? टेंटरिंग से। क्वेश्चन नंबर 84। एक दिन आप लोगों को मैं ना टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी दोबारा करवाऊंगी, एक बार तो करवा चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से लेकर के आऊंगी। ऑर्लॉन के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है? ऑप्शन ए बेनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी टेट्रा नहीं टेराफ्थैलिक एसिड, ऑप्शन सी एक्रिलोनाइट्रिल, ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होगा 84 का आंसर? ये प्रश्न थोड़ा सा है दमदार। तो 84 का आंसर होगा सी एक्रिलोनाइट्रिल। क्या होगा? एक्रिलोनाइट्रिल। मैं जरूर पढ़ाऊंगी इसको। आर्लॉन एक एक्रिलिक रेशा है, यह भी एक संश्लेषित पॉलीमर रेशा है जो एक काफी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। इसका आविष्कार सन 1948 में हुआ था। इसमें 85% एक्रिलोनाइट्रिल होता है। इसकी आणविक संरचना में पॉलीमर की लंबी श्रृंखला होती है, लंबी लंबी चेन होती है पॉलीमर की, ठीक है। जूट एक है, क्या है? जूट इच, ऑप्शन ए रासायनिक रेशा। इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, कितना हलवा है ना, उठाओ चम्मच तुरंत मुंह में ले लो। ऑप्शन बी तने का रेशा है, ऑप्शन बी कोए का रेशा है, ऑप्शन डी जानते हो। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में हमें समझना, जल्दी जल्दी में फ्लो 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 में एकदम लगा दिए, धड़ से कुछ भी लगा दिए नहीं। पूरा ऑप्शन पढ़ के एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रश्न को पढ़ो, फिर आंसर को OMR पे बोला करो, ठीक है। OMR पे कर दिए तो सब खत्म हो गया। इसलिए बहुत अच्छे से पहले पेपर कैसे करते हैं, पहले पेपर ले लो, उसे पढ़ लो, पेंसिल ले लो, क्योंकि पेन से कोई कोई एग्जाम सेंटर वाले होते हैं, हॉल वाले, वो बहुत दुष्ट होते हैं, पेन क्यों चला दिया, पेन क्यों चला दिया, कुछ भी करने लगते हैं, ठीक है। तो पेंसिल ले लो, उस पर ट्रिक लगा लो, ठीक। ट्रिक लगाते गए लगाते गए लगाते गए, पूरा 125 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसे घेर दो। मैं बताऊंगी जब एग्जाम आएगा ना, तो मैं बताऊंगी कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। अभी भी अगर आप टेक्स्ट सीरीज कर रहे हो तो भी मैं तरीका बता रही हूँ। जैसे आपको जो क्वेश्चन कंफर्म हो, ये सही है मैंने लगा दिया क्लिक, पेंसिल से ही, लेकिन पेन से नहीं। फिर उसे बाद में इरेज कर दो। सी सही है लगा दिया, डी सही है लगा दिया, नहीं आ रहा घेर दिया, ठीक। फिर आ रहा लगा दिया, नहीं आ रहा गोला कर दिया। तो ये तो देखो कि 125 क्वेश्चन में आपको कितने नहीं आ रहे, तुक्का नहीं, यहाँ तुक्का नहीं लगाना है।
कितने नहीं आ रहे थे, आपको 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसे अलग कर दो, उस 30 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। आज जो आ रहे हैं उसमें देखो क्या जो आ रहे एकदम सच में सही आ रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाते और ये करके फिर OMR को सॉल्व करते हैं, समझे। तो जो आता है पहले उसे कर लेते हैं, फिर जो नहीं आता उसे एक बार 2 बार 3 बार घुमा घुमा करके पढ़ते हैं, शायद कहीं से आंसर मिल जाए, शायद कहीं से क्लू मिल जाए। पहले दिमाग पे बहुत प्रेशर होता है, पहले कुछ आंसर और होता है, लास्ट में कुछ आंसर और आता है। ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे साथ तो होते, पता नहीं आपके साथ होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका शुरुआत में मुझे आंसर नहीं मालूम होता है, लेकिन जैसे लास्ट होने लगता है उस समय तुरंत आंसर आ जाता है कि अरे ये तो ये था। ऐसा आपके साथ भी शायद होता होगा, होता होगा तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। लास्ट होने दो आप लोग का, जब एग्जाम आएगा ना तो मैं बताऊंगी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि कैसे तुक्का लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं सब आपको बताऊंगी। तुक्का भी कभी कभी फिट होते हैं लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, अभी आप लोग पढ़ो, तुक्का तो लास्ट की चीजें हैं, ठीक है। मैं कमजोर नहीं करूंगी आप लोगों को, मैं मजबूत बनाऊंगी, लास्ट में बताऊंगी जब एग्जाम देने जाओगे कि जब चीजें ना समझ में आए तो ऐसे समझ करके तुक्का लगा देते हैं, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक। तो पहले आप पढ़ते चलो, 85 का आंसर कर दो। जूट क्या है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बास्ट फाइबर है। क्या है? बास्ट फाइबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लो। लीलन के समान जूट के रेशे भी जूट के पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं, वह इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। छूने पर ये चिकने परंतु कड़कीले होते हैं। अब कोई कहेगा कि जूट चिकने होंगे, तो जी हाँ चिकने होते हैं लेकिन बड़े होते हैं। इसके रेशे उलझे हुए और समान होते हैं, ठीक है। 86 का आंसर कर दे फटाफट, आप लोग आंसर कर लो, और कितने बचे ही हैं। सामाजिकरण आरंभ होता है, सोशियोलाइजेशन प्रोसेस बीइंग एट कहाँ होगा? घर घर में, पड़ोस में, नेबरहुड में, स्कूल में यानी विद्यालय में, कॉलेज में यानी भैया स्कूल यानी विद्यालय, कॉलेज यानी कॉलेज, ठीक। 86 का क्या आंसर होगा? 86 का आंसर आप कह रहे हो मैम कि बच्चे जो हैं घर से ही सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। कहाँ से? घर से ही, ठीक है। इसका आंसर कर दे 87 का, इसमें भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन ए एनल स्टेज, ऑप्शन डी फेलिक स्टेज, ऑप्शन सी जेनाइटल स्टेज, ऑप्शन डी ओरल स्टेज। इस तरीके से बाइलिंगुअल क्वेश्चन होता है ना तो कराने में अच्छा लगता है। आप बता दो साइकोसेक्सुअल किसका है, पहले तो आप यही जान लो फ्राइड का क्या है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। अब इसमें से इनका प्रथम स्टेज क्या है, तो प्रथम स्टेज क्या है? आप कह रहे हो मैं प्रथम स्टेज, लास्ट में लिखा है ओरल होगा। क्या होगा? ओरल यानी मुख से। पोलियो ड्रॉप क्या होता है? ओरल ड्रॉप होता है, ओरल वैक्सीन होता है मुख से। तो ओरल अवस्था क्या करता है बच्चा? सक करता है, ठीक है, उसमें दांत से काट लेता है, यही इन्होंने बताया ना कि उसमें भी उसको आनंद आता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इन लोग का क्वेश्चन आता है 87 का, कभी कहोगे तो मैं करा ही दूंगी। ओरल अवस्था जन्म से 8 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों को चूसने की असीम आनंद अनुभूति होता है। यह फ्राइड के सिद्धांत की प्रथम अवस्था है, ठीक है। आप देखते हो उन्होंने बताया है कि बच्चे को सुसु आती, पोटी आती, उसमें भी बच्चा आनंद की अनुभूति करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी। मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? ऑप्शन ए यूटेरस यानी गर्भाशय, ऑप्शन सी वेजाइना यानी योनि, ऑप्शन सी ओवेरीज यानी अंडकोश, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब। 88 का आंसर कर दे क्या होगा? फटाफट कर दो आप लोग, और 10 उस क्वेश्चन हम लोग के बचे हैं, 10-12 क्वेश्चन। तो आप कह रहे हो मैं ओवेरीज यानी अंडकोश में कह रहा ना, या अंडे की बात कर रहा है या अंडकोश कह रहे, ठीक हो गया, बात खत्म। इसका लेकिन विस्तार से पढ़ लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली के अंडकोश में हजारों अंडे होते हैं। अंडाशय या बादाम के आकार की 2 संरचनाएं होती हैं जो कि श्रोणि गुहा के दोनों ओर एक एक स्थित होती हैं, ठीक। श्रोणि गुहा नहीं, पेल्विक से, ठीक है, ये जो हम लोग का चौड़ा वाला जो हड्डी नहीं होता, ये कमर के नीचे जहां से हिप शुरू होती है उसमें, ठीक। अंडाशय की रचना तंतुमय ऊतक पेशी की बनी होती है। अंडाशय की बाह्य भाग कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स का मुख्य काम अंडाणु या अंडे का निर्माण करना है। अंडाशय में 2 हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। तो अब यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गए? फीमेल हार्मोन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर कर दो। 89 क्या है? कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं? ऑप्शन ए 20 ईयर, ऑप्शन बी 18 ईयर, ऑप्शन सी 21 ईयर, ऑप्शन डी 22 ईयर। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि 18 ईयर से कम एज का बच्चा होगा तो बाल अपराधी कहलाएगा। तो बिल्कुल भी हलवा क्वेश्चन है। लड़कियां 16 ईयर की होंगी और लड़के 18 वर्ष के, ठीक है। आजकल ये वर्तमान में है कि लड़कियां अगर 16 वर्ष से कम है तो बाल अपराधी होंगी, लड़के 18 वर्ष से कम है तो बाल अपराधी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कर दो। 90 का क्या होगा?
बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? टेलीविजन, फ्लैश कार्ड, पैम्पलेट और फोल्डर। क्या होगा? 90 का आंसर कर दें। तो आप आंसर कर रहे हो मैम। बड़े समूह को एक टीवी लगा तो पूरे गांव भर इकट्ठा होकर के देख रहे हैं, तो क्या है? टेलीविजन होगा। क्या होगा? टेलीविजन होगा। आधुनिक समय में टेलीविजन प्रसार का अत्यंत सुलभ और लोकप्रिय साधन है। यह रेडियो से अधिक प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इसमें चित्र के साथ आवाजें तथा क्रियाकलाप दोनों होते हैं। अतः बड़े समूह में सूचना संचार के लिए टेलीविजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा मैं पीछे आ गई। ठीक, इधर आ जा। क्वेश्चन नंबर 91 और आप लोग का 8-9 क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं भी इसका आंसर कर दूं। मुख में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये तो आप लोग जानते हो, सबका बता दो। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। कहाँ कहाँ किस पे क्या वर्क करेगा? पेप्सिन किस पे करेगा? रेनिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। मैं केवल आंसर बताऊंगी, मैं बताऊंगी भी नहीं क्योंकि आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए। तो क्या हो जाएगा? टाइलिन। क्या होगा? टाइलिन। अब यहाँ विस्तार से मैं पढ़ा दे रही हूँ। मनुष्य की मुख्य भूमिका सदैव एक तरल पदार्थ द्वारा नम बनी रहती है जिसे लार कहते हैं। लार ग्रंथियों से लार साबित होता रहता है। लार हल्का सा अम्लीय यानी पीएच 6 से 7। देखो मैंने कहा ना, एक दिन आया था और ये प्रश्न कि लार क्षारी होता है। वहां पे आप लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैं पूछी भी थी लेकिन कोई नहीं बताया। हो सकता है आप लोग बताए हो, मैं क्लास में रही हूँ, मोबाइल ना देखी हूँ। लेकिन यहाँ देख लो, मैं जानती हूँ कि अम्ल क्या होता, लार क्या होता, हल्का अम्लीय होगा। अम्ल हल्का, लार हल्का सा अम्ली। देखो फिर कह रहा हल्का सा अम्ली। हाँ तो ठीक तो है, वहां क्षारी लिखा होता है। ठीक, मैं ही कंफ्यूज हो गई। क्या है? हल्का सा अम्ली यानी खट्टा होता है। ठीक है। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के मंड की को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे एनआरईपी कहते हैं, वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना एंड सातवीं पंचवर्षीय योजना। एनआरईपी का फुल फॉर्म आप लोग रट लो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 92 का आंसर क्या होगा? तो आप 92 का आंसर कर दें। 92 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। सन तो दिया ही होगा नीचे, 1980 में। एनआरईपी 1980, एनआरईपी 1980। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, ये रट्टा मारने वाले चीज होते हैं। 93 का आंसर कर दें। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए यूएसए में, ऑप्शन बी यूके में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी इजराइल में। कहाँ किया गया था? 93 का आंसर कर दो। मैंने क्या कहा आप लोगों से? क्वेश्चन 40 लेकिन 47 मिनट हो गए। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो कहाँ होगा? यूके में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। अच्छा यहाँ दिया ही है। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूके यानी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। यह शब्द अंग्रेजी किस सन में आया था? सन आप लोग लिखें कि यह शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है खींचना अथवा फैलाना, तथा एक्स का अर्थ होता है आउट या बाहर से। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों में तथा अन्य जगहों पर स्कूल व कॉलेज की सीमाओं के बाहर फैलाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कर दे। आईसीडीएस आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। आईसीडीएस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, यानी आईसीडीएस भारत में कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 9, डेट भी आप लोग बताना, किसके लिए वर्क करता है ये भी बताओ। 1975, 1985, 1988, 1978। आंसर आप क्या कर रहे हो? ए यानी 1985, 75। आप लोग यहाँ विस्तार से देख लो। भारत में समन्वय, आप फुल फॉर्म भी आपको बताना था। भारत में समन्वित बाल विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस का प्रारंभ वर्ष 1975, डेट आप लोग सुन लो, 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि महिला एवं बाल विकास संस्था द्वारा निष्कासित की जाती है। निष्पादित। इसके अंतर्गत बच्चे 0 से 6 वर्ष तक के को बुनियादी सुविधाएं और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी पुष्टाहार, विटामिन की गोलियां और अन्य बीमारियों में के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है और जानना है, सब जानकारी लेते चलना है। अभी मैं क्या पता नहीं क्या आप लोगों से मैं कुछ कहने जा रही थी, भूल गई। चलो खैर कोई बात नहीं, 95 का आंसर कर दें। अच्छा हाँ, यही कहने जा रही थी, अगर आप लोग सब्सक्राइबर 1000 करवा देते ना, आपके घर में 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल होंगे। अगर नहीं किसी से कह पा रहे हो शेयर करके तो अपने ही घर में कर दो। 1000 आप करवा देते ना, तो मैं क्या ले लेती? मैं ले लेती टैबलेट। ठीक है,
क्योंकि अभी भाई कुछ चैनल का ठिकाना है ना, मैं चैनल पे ऐसे भी काफी पैसा खर्च कर चुकी हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए किताबें खरीद खरीद करके सारी चीजें कर, खैर मान लो 9 10 8 की, ये तो बुक छोड़ दो, लेकिन ये सारे जो भी प्रैक्टिस सेट है तो मैंने खरीदा होगा नहीं खरीदा होगा। सब टेक्सटाइल की बुक, कुछ अपने पढ़ी थी वो बुक, जो भी नोट्स है, तो ये सब मैं रखी हूँ। तो अब मैं बिना उसके थोड़ा मैं 1,000 वो चैनल, वो ये थोड़ा मैं खरीद लूंगी। तो आप अगर कर देते ना तो मेरे उसमें जगह हो जाती, स्पेस हो जाती। अब जरा सा मोबाइल है उसमें स्कूल का भी सारा काम करते रहो, क्लास भी शूट करो, इसलिए समय का अभाव हो जा रहा है। तो मैं जब टैबलेट खरीद लेती या लैपटॉप खरीद लेती, तो आप लोग को क्लास क्या क्वेश्चन बड़ा दिखता, सारी चीजें सब कुछ सही होता, पीडीएफ भी मैं अपलोड, उसमें स्पेस ज्यादा हो जाता। मेरे कहने का मतलब ये है, ये मत सोचना कि मैम अभी सेल्फिश हो रही हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, आप करो ना करो, ठीक है। 95 का आंसर कर दो। शैशवावस्था का समय महत्वपूर्ण समायोजन है, क्योंकि ये बातें मैं कई बार कह चुकी हूँ। मुझे लगता है ना कि मेरी बेइज्जती फील होती है मुझे अब जब मैं ये चीजें कहती हूँ तो। ऑप्शन ए तापमान परिवर्तन, ऑप्शन बी श्वास लेना यानी ब्रीथिंग, ऑप्शन सी सकिंग एंड स्वेलुंग यानी चूसना और निगलना, ऑप्शन ए ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। 95 का आंसर कर दो। 95 का हो जाएगा डी, ये सभी शैशवावस्था के सब महत्वपूर्ण समायोजन है। उसका तापमान भी परिवर्तन होना, श्वास लेना, चूसना और निगलना, ये सब होते हैं। यहाँ से मैं पढ़ लो आप लोग। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन उपरोक्त सभी है। नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक मानी गई। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के अतिरिक्त वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण में समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। इसीलिए ना बच्चे का वेट कितना कम हो जाता है, कितने दिन तक कम होता है, ये भी आप लोग बताना। तो 96 का आंसर करते। क्यों वेट कम होता है? क्योंकि बच्चा समायोजन कर रहा होता है समाज में। इसका आंसर कर दे। बच्चों में के समानांतर खेल की सहायता के लक्षण है। समानांतर यानी दो बच्चे खेलेंगे, वो अपना अलग खेलेगा, वो अपना अलग खेलेगा, यहाँ वो अपना कुछ अलग खेल रहा, वहां अपना अलग खेल, समानांतर, ठीक है, खेलेंगे साथ साथ। तो एज क्या है? 1 से 3 ईयर, 4 से 6 ईयर, 6 to 8 ईयर, 8 to 10 ईयर। क्या होगा? इसका आंसर कर दे। और आप लोग का 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 to 6 ईयर। कौन से? 4 to 6 ईयर, ठीक है। इसका एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 97 का आंसर कर दे। 97 क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल स्तर, ऑप्शन बी उत्तर कन्वेंशनल स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन सी द प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व कन्वेंशनल स्तर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 97 का आंसर कर दो। तो 97 का आंसर हो जाएगा सी। इसका विस्तार से अच्छे से दिया है, पढ़ा जाएगा। कोहल वर्ग ने बालकों में नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं या स्तर बताए हैं, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, द प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष, और दूसरा नंबर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 से आगे। अतः कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर पूर्व कन्वेंशनल स्तर, ठीक है। 98 का आंसर करते। मानव जीवन में नवजात को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 स्टेजेस, ऑप्शन बी 3 स्टेजेस, ऑप्शन बी 4 स्टेजेस, ऑप्शन डी 5 स्टेजेस। 98 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग का और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप इसका आंसर कर रहे हो कि मैम ए हो जाएगा 2 भागों में। ये प्रश्न तो पीछे भी थोड़ा सा था। मान जन्म के तुरंत बाद से आरंभ या अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है। इस अवस्था में नवजात शिशु को माँ के गर्भ के अंदर के संसार तथा बाह्य संसार में स्वयं को समायोजित करना होता है। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसका आंसर कर दो 99 का। 99 का आंसर क्या होगा? मूलभूत आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी जाइगोट। डीएनए का फुल फॉर्म कोई बताए मुझे? 99 का आंसर कर दें। तो 99 का आंसर होगा जीन यानी जीन ही, ठीक है। जीन जीन डीएनए का एक भाग होता है। इसके द्वारा पैतृक लक्षणों जैसे रंग, लिंग, लंबाई आदि का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारण होता है। कहते हैं ना, माँ गोरी है तो ये गोरा हो गया, कैसे काला हो गया, यही सारी चीजें होती। सब कहते हैं ना 7 पुश्त की चीजें होती है, जैसे आपकी नानी, फिर उनकी दादी, उनकी दादी, इस तरीके 7 पीढ़ियों के क्या होते हैं? आनुवंशिकता के गुण आते रहते हैं, ठीक है। मूलभूत इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट। मैंने कहा आप लोग का 40 मिनट, लेकिन 54 मिनट हो गया है। मैं कहीं भी आप लोगों के क्लास के साथ मरवत नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। 100 का आंसर कर दें। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? ऑप्शन ए विजन यानी देखना, ऑप्शन बी हियरिंग यानी सुनना,
ऑप्शन सी स्पर्श यानी टच, ऑप्शन डी स्मेल यानी सूंघना। नवजात शिशु में कौन सी इंद्री सबसे कम विकसित होती है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो नवजात शिशु होता है वो स्मेल नहीं करता है, उसको स्मेल नहीं पता चलती है, ठीक है, कुछ समय बीत जाने पे स्मेल पता चलता है। सूंघना नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होता है। जैसे जैसे नवजात शिशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे नवजात शिशु में सूंघने की शक्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। फिलहाल आप लोग का जैसे तैसे करके मैं समय निकाल निकाल करके आपका ये टेस्ट सीरीज खत्म हो गया 100 क्वेश्चन का। ये क्या था, डाइट का वो था, पेपर खत्म हो गया। अब हो सकता है मैं आप लोग का या तो पीजीटी कराऊंगी किसी सन का 2009 या 6, दोनों में से मैं कंफर्म नहीं हूँ, या तो मैं क्लास 10th के बुक से करा दूंगी, जैसा आप लोग कहोगे, जो मुझे सही लगेगा, जो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।